नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में नीतीश सरकार पर शपथ के साथ शुरू हुए संकट की, चुनाव नतीजों के खिलाफ बुद्धिजीवियों के खुले मोर्चे की। जानेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी क्यों आई संकट में, एसआईआर के खिलाफ क्यों ममता ने लिखा चुनाव आयोग को पत्र। देखेंगे उमर खालिद की जमानत पर कोर्ट में हुई सुनवाई को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत। ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर 4 दिसंबर तक बढ़ी रोक। भारत जोड़ो यात्रा के समय सेना पर बयान देने के चलते दर्ज किया गया था मामला। वोट चोरी और एसआईआर में कथित गड़बड़ी के खिलाफ जयपुर में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेड पर चढ़े, जमकर हुई धक्का मुक्की। नेपाल के सिमरा में हटाया गया कर्फ्यू। प्रशासन जेनजी ग्रुप में सहमति के बाद हालात हुए सामान्य। सीपीएन यूएमएल की सभा का जेनजी के विरोध के चलते बढ़ा था तनाव। शेयर बाजार में तेजी। 446 अंकों की तेजी के साथ 85,632 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 139 अंकों की बढ़त के साथ 26,192 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार फिर बन गई है। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ 26 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई, लेकिन इस बार नीतीश कुमार दबाव में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह का दबदबा शपथ ग्रहण में बीजेपी का दिखाई दिया, उससे नीतीश कुमार असहज दिखाई दिए। तो कैसे नीतीश कुमार की बढ़ रही है मुश्किलें, देखिए रिपोर्ट। बिहार में भले ही नई सरकार का गठन हो चुका है, एनडीए ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए शपथ ग्रहण भी किया, लेकिन नई सरकार का नेतृत्व करने जा रहे नीतीश कुमार कुछ उखड़े उखड़े दिखाई दिए। चेहरे पर तनाव नजर आया, जिसकी एक या दो नहीं अनगिनत वजह निकल कर आ रही हैं। और नीतीश के इस तनाव को देखकर दावा ये भी किया जा रहा है कि नीतीश बीजेपी से इतने नाराज हो गए हैं कि पाला भी बदल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए को 243 में से 202 सीट मिली है, लेकिन नीतीश की मांग पूरी नहीं की जा रही है। इसलिए शपथ लेते समय नीतीश के चेहरे पर तनाव दिख रहा था। इसकी वजह है सरकार में 26 मंत्रियों में जेडीयू के मंत्रियों की संख्या सिर्फ 8 होना, यानी 30% मंत्री पद ही जेडीयू को मिले हैं। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष पद पर अभी भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, और कहा यही जा रहा है कि बीजेपी इसे अपने पास ही रखना चाह रही है। नीतीश कुमार 2010 के फॉर्मूले पर सरकार बनाना चाहते थे, उसे भी बीजेपी ने खारिज कर दिया। इसी खींचतान के चलते नीतीश ने लगातार 2 बार अमित शाह से मुलाकात की। शपथ ग्रहण से एक शाम पहले नीतीश शाह से मिले। उसके बाद शपथ ग्रहण के दिन गांधी मैदान जाने से पहले अचानक नीतीश का काफिला उस होटल की तरफ मुड़ गया जहां अमित शाह ठहरे थे, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसलिए जब नीतीश शपथ ले रहे थे तो उनके चेहरे पर तनाव और आवाज में आत्मविश्वास की कमी दिखाई दी, यानी नीतीश पर दबाव बनाया जा रहा है। और जानकारों का मानना है कि नीतीश दबाव में काम नहीं करते, इसलिए चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि नीतीश पलटी नहीं मारेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नीतीश कुमार दबाव में दिख रहे हैं। बड़ी जीत के चलते सरकार में उनका दबदबा कमजोर पड़ रहा है, तो बिहार की इसी बड़ी जीत को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। 175 हस्तियों ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर पूर्व ब्यूरोक्रेट और अर्थशास्त्री भी शामिल हैं, उन्होंने बिहार चुनाव को रद्द करने की मांग की है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल गहराते जा रहे हैं। विपक्ष के बाद अब देश की 175 जानी मानी हस्तियों ने इस पर सवाल उठाए हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी, राजनीतिक अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज शंकर केजी, फिल्म अभिनेता प्रकाश राज, तकनीकी और सुरक्षा सलाहकार माधव देशपांडे जैसे लोगों के नाम शामिल हैं। उन्होंने एक खुला पत्र लिखकर बिहार चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने अपने खत में लिखा कि हम देश के नागरिक पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह, मुक्त और निष्पक्ष चुनावों की मांग करते हैं। हम बिहार चुनाव के नतीजों को धोखाधड़ी मानते हैं और विपक्ष से भी यही मांग करते हैं कि वो इन्हें स्वीकार न करे। एसआईआर की मौजूदा प्रणाली एक ऐसी सरकार की इच्छा पूरी करती है जो किसी भी तरह सत्ता में बने रहना चाहती है। बदलाव के नाम पर मनमानी चुनाव प्रक्रिया होती है। अब धोखाधड़ी का ये खेल खुले तौर पर सामने आ गया है। वोटरों को जानबूझकर हटाया जा रहा है और उतनी ही सावधानी से नए मतदाता जोड़े जा रहे हैं ताकि एक खास ताकत के उम्मीदवार जीत सके। इस खत में आगे कहा गया कि ये हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान की रक्षा की लड़ाई का एक नया अध्याय है। हम बिहार की जनता के साथ खड़े हैं और इन चुनाव परिणामों को अस्वीकार करते हैं। हम मानते हैं कि कोई भी योग्य मतदाता नहीं छूटना चाहिए। उन्होंने यहां तक कि विपक्ष के इस चुनाव में शामिल होने पर भी नाराजगी जताई कि इस बदली हुई चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि जैसे जैसे आगे 12 और राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया लागू होती है, वो चुप नहीं बैठेंगे। इन प्रमुख हस्तियों ने आरोप लगाया कि मौजूदा नेतृत्व में चुनाव आयोग एक रक्षक की जगह भक्षक का काम कर रहा है।
इस खत से विपक्ष के तमाम आरोपों को चुनाव आयोग, वोट चोरी के खिलाफ लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के अभियान को और बल मिल गया है। माना जा रहा है कि इसके बाद निष्पक्ष चुनाव की मांग के साथ देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए देश में एक बड़ा मोर्चा खुल सकता है। यानी चुनाव आयोग और बीजेपी के लिए ये खत एक वार्निंग है कि जनता सब देख रही है। बिहार में चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं और सबसे ज्यादा सवाल मुख्य चुनाव आयुक्त पर उठ रहे हैं। उन पर बीजेपी के पक्ष में काम करने के आरोप लग रहे हैं। अब विपक्ष की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद में महाभियोग लाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो कब आ सकता है ये प्रस्ताव, देखिए रिपोर्ट। विपक्ष ने अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कमर कस ली है। इंडिया गठबंधन अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इस खबर के सामने आते ही देश की राजनीति में उबाल आ गया है। माना जा रहा है कि यह प्रस्ताव दिसंबर में होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा। इसे लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं और गठबंधन के अंदर विचार विमर्श भी शुरू हो गया है, क्योंकि विपक्ष लंबे वक्त से शिकायत कर रहा है कि उसे चुनावी प्रक्रियाओं, ईवीएम की विश्वसनीयता, गलत वोटर लिस्ट और एसआईआर से जुड़े बुनियादी सवालों के जवाब लंबे वक्त से नहीं मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन एक लंबी फेहरिस्त तैयार कर रहे हैं जो महाभियोग प्रस्ताव का मुख्य आधार बन सकती है। इनमें प्रमुख बातें हैं। विपक्ष को लगता है कि आयोग का रवैया सवालों के जवाब देने के बजाय उन्हें टालने का है। विपक्ष ने बार बार ईवीएम की गिनती और वीवीपैट के मिलान को लेकर संदेह जताया है। आरोप है कि चुनाव आयोग विपक्ष शासित राज्यों और नेताओं के खिलाफ अधिक सख्ती दिखाता है। नतीजों में हुई कथित देरी और अनियमितताओं पर उठे सवाल। विपक्ष का मानना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त संवैधानिक पद की गरिमा के अनुरूप जवाबदेही सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। यानी संसद का शीतकालीन सत्र बहुत ही हंगामेदार रह सकता है और बीजेपी के लिए ऐसा होना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि विपक्ष चुनाव आयोग के साथ बीजेपी की मिलीभगत का आरोप लगाता रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र, लोकसभा चुनाव, बिहार चुनाव सहित तमाम चुनावों में धांधली के आरोप लगते रहे हैं। यानी संसद का शीतकालीन सत्र बहुत ही हंगामेदार रह सकता है और बीजेपी के लिए ऐसा होना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि विपक्ष चुनाव आयोग के साथ बीजेपी की मिलीभगत का आरोप लगाता रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र, लोकसभा चुनाव, बिहार चुनाव सहित तमाम चुनावों में धांधली के आरोप लगते ही रहे हैं। खुद राहुल गांधी ने तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के तमाम सबूत पेश कर चुनाव आयोग को सीधे निशाने पर लेने का काम किया। इसके बावजूद चुनाव आयोग की तरफ से कोई ठोस सफाई सामने नहीं आई। बिहार के बाद अब 12 राज्यों में हो रहे एसआईआर के दूसरे चरण को लेकर भी तमाम तरह की गड़बड़ियों की खबर ने चुनाव आयोग की कार्यशैली और मंशा पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन की एक कवायद काफी अहम मानी जा रही है। अब सबकी निगाहें इस महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी और संसद के शीतकालीन सत्र पर टिकी हुई हैं, जब ये प्रस्ताव लाया जाएगा। तो क्या वाकई इस प्रस्ताव के आने से चली जाएगी ज्ञानेश कुमार की कुर्सी? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। बिहार चुनाव के नतीजों ने ज्ञानेश कुमार को मुश्किल में डाल दिया है, तो सवाल चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भी उठ रहे हैं। पूरे देश में एसआईआर का विरोध हो रहा है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल सरकार ने तो इसके खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। अब राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। तो क्या है ममता की मांग, देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस प्रक्रिया को खतरनाक स्टेज पर पहुंचाने वाला बताते हुए आयोग से इसे तुरंत रोकने की मांग की है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के हालात बहुत ही खतरनाक स्टेज पर पहुंच गए हैं। जिस तरह से ये काम अधिकारियों और नागरिकों पर थोपा जा रहा है वो न सिर्फ बिना प्लान के और अस्त व्यस्त है, बल्कि खतरनाक भी है। बेसिक तैयारी, सही प्लानिंग या साफ कम्युनिकेशन की कमी ने पहले ही दिन से ही इस प्रोसेस को कमजोर कर दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस काम को रोकने के लिए मजबूती से दखल दें, जबरदस्ती के तरीके बंद करें, सही ट्रेनिंग और सपोर्ट दें और मौजूदा तरीके और टाइमलाइन का अच्छी तरह से फिर से आकलन करें। अगर इस रास्ते को बिना देर किए ठीक नहीं किया गया तो सिस्टम, अधिकारियों और नागरिकों के लिए इसके नतीजे ऐसे होंगे जिन्हें बदला नहीं जा सकता। ये दखल न सिर्फ जरूरी है बल्कि चुनावी प्रोसेस और हमारे डेमोक्रेटिक ढांचे की ईमानदारी को बचाने के लिए बहुत जरूरी भी है। हाल ही में बंगाल में कई वोटरों और बीएलओ के खुद की जान लेने के गंभीर मामले सामने आए थे, तो वहीं काम के बढ़ते दबाव के चलते भी बीएलओ ने एसआईआर प्रक्रिया का बहिष्कार करने की बात कही थी। जैसा आप जानते हैं कि बिहार में एसआईआर के दौरान लगभग 48 लाख फर्जी वोटरों को सूची से बाहर किया गया था। इसके बाद हुए चुनाव में एनडीए ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। अब बंगाल में भी विधानसभा चुनाव नजदीक है और टीएमसी को यही आशंका है कि एसआईआर के बाद बंगाल में भी राजनीतिक समीकरण एनडीए के पक्ष में न झुक जाए।
जिसके चलते ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से इस प्रक्रिया को रोकने की मांग की है। अब चुनाव आयोग की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, ये देखना होगा। ममता ने एसआईआर को तुरंत रोकने की मांग की है। इसे बीजेपी के पक्ष में शुरू किया गया अभियान बताया है। वैसे सवाल ये उठ रहे हैं कि ममता की चिट्ठी पर आयोग विचार भी करेगा, तो वहीं 5 साल से जेल में बंद उमर खालिद की याचिका पर जरूर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। इस पर सुनवाई हो रही है, तो क्या कुछ हुआ सुनवाई में, देखिए रिपोर्ट में। दिल्ली हिंसा मामले के आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई मुद्दों पर बहस हुई। दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि जब बुद्धिजीवी आतंकवादी बन जाते हैं तो और खतरनाक हो जाते हैं। सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सिर्फ दिखावा और सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश थी। उनका असली मकसद सत्ता परिवर्तन और अर्थव्यवस्था का गला घोंटना था। आप जानते हैं कि 2020 में सीएए प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 53 लोगों की जान चली गई, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसी मामले में पिछले लगभग 5 साल से ये सभी आरोपी जेल में बंद हैं। उनकी तरफ से जमानत की डिमांड की गई है। जमानत याचिका का विरोध करते हुए एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट में कहा कि निचली अदालत को ट्रायल तेज करने का निर्देश दिया जा सकता है, लेकिन देरी जमानत का आधार नहीं है। चाहे कोई 5.5 साल से ही जेल में हो, ये बेल देने का ग्राउंड नहीं होना चाहिए। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ एविडेंस के रूप में एक छोटा टेप चलाया। ओपन कोर्ट में शर्जील इमाम के भाषण के छोटे छोटे क्लिप चलाए गए। एएसजी राजू ने आगे कहा कि मैंने जो वीडियो ट्रेलर दिखाया उससे क्या साबित होता है, ये कोई मामूली नॉर्मल धरना या प्रोटेस्ट नहीं है। वो असम को भारत से अलग करने की बात करते हैं, आर्टिकल 370 के बारे में बात करते हैं, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, 3 तलाक के बारे में बात की। वो कोर्ट का भी अपमान करते हैं, वो बाबरी मस्जिद के बारे में भी बात करते हैं। उनका अंतिम लक्ष्य सरकार बदलना है, जिस पर आरोपियों की तरफ से पेश वकील सिद्धार्थ दवे ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ये शर्जील का पूरा भाषण नहीं है, ये एक छोटा सा हिस्सा है, ये सब भेदभाव के लिए है। शर्जील इमाम को 4 केस में बेल मिल चुकी है, जिस पर एसवी राजू ने भाषण लंबा होने और वक्त कम होने का हवाला दिया और दावा किया कि शर्जील इमाम ने कहा कि ये प्रोटेस्ट हिंसक होना चाहिए, जिस पर कोर्ट ने टोका कि उसने तो हिंसा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से आरोपियों के खिलाफ कई दलीलें पेश की गई। अब सबको इंतजार कोर्ट के फैसले का है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि खालिद कितने भी साल से जेल में क्यों ना हो, उन पर गंभीर आरोप हैं, इसलिए जमानत नहीं मिलनी चाहिए। मामले में अब आरोपियों की तरफ से दलीलें दी जाएंगी, जिसके बाद कोर्ट का फैसला आएगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला जरूर आ गया है। राष्ट्रपति ने 15 सवालों पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुना दिया है। तो क्या है कोर्ट के फैसले में, देखेंगे रिपोर्ट में। राष्ट्रपति रेफरेंस के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने विधेयक पर मंजूरी को लेकर राज्यपालों की शक्ति पर अपना मत स्पष्ट कर दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि राज्यपाल के पास किसी भी बिल को हमेशा के लिए रोक कर रखने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल के पास विधानसभा से पारित किसी भी विधेयक पर कार्रवाई करने के लिए केवल 3 विकल्प हैं। पहला, बिल को कानून बनने देना। दूसरा, बिल को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजना। और तीसरा, बिल को पुनर्विचार यानी दोबारा सोचने के लिए विधानसभा को लौटाना। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल के पास बिल को रोक कर रखने का कोई और अधिकार नहीं है। अगर वो मंजूरी नहीं देते हैं तो उन्हें बिल को विधानसभा में वापस भेजना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए बिल पर फैसला लेने की कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं कर सकती है। ऐसा करना शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के खिलाफ होगा। भले ही कोई समय सीमा तय ना की जाए, लेकिन राज्यपाल अनिश्चित काल तक बिल पर कार्रवाई को टाल नहीं सकते हैं। उन्हें एक उचित समय के अंदर इन 3 विकल्पों में से किसी एक पर फैसला लेना ही होगा। कोर्ट ने डीम्ड एसेंट के सिद्धांत को खारिज कर दिया। इसका मतलब होता है कि यह मान लेना कि अगर तय समय में मंजूरी नहीं मिली तो बिल को पास मान लिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यह हमारे संविधान की मूल भावना और शक्तियों के बंटवारे के खिलाफ है। वहीं न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट आमतौर पर राज्यपाल के फैसले के गुण दोष पर विचार नहीं कर सकता, लेकिन अगर राज्यपाल लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो संवैधानिक कोर्ट सीमित न्यायिक समीक्षा कर सकता है और उन्हें काम करने का निर्देश दे सकता है। दरअसल राष्ट्रपति ने पूछा था कि क्या अदालतें राज्यपालों के लिए समय सीमा तय कर सकती हैं। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे थे, जिनमें राज्यपाल के संवैधानिक विकल्प और समय सीमा तय करने के अधिकार जैसे सवाल शामिल थे। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है, जिसकी अब हर तरफ
चर्चा हो रही है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राज्यपाल को अनिश्चित काल तक किसी विधेयक को लटकाने का अधिकार नहीं है। इसे मोदी सरकार के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम मोदी को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान जंग रोकने के लिए पीएम मोदी ने खुद उन्हें फोन किया था। तो क्या कहा ट्रंप ने, देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पीएम मोदी के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। ट्रंप एक के बाद एक दावे कर रहे हैं और पीएम मोदी उन्हें सार्वजनिक तौर पर खारिज भी नहीं कर रहे, जिसे लेकर विपक्ष पहले से ही सरकार पर हमलावर है। और अब ट्रंप ने एक और बड़ा दावा कर दिया है, जिससे पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ट्रंप ने दोहराया कि मई में उन्होंने 2 परमाणु देशों के बीच एक भयानक जंग होने से रोक दी, लेकिन इस बार नए तथ्यों के साथ। ट्रंप ने कहा कि मैं झगड़े सुलझाने में अच्छा हूं और हमेशा से ऐसा रहा हूं। भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी मई में हुए सैन्य टकराव के दौरान न्यूक्लियर वॉर में जाने वाले थे। मैंने कहा ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं हर देश पर 350% टैरिफ लगा रहा हूं। अब अमेरिका के साथ कोई व्यापार नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोग एक दूसरे के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करें, लाखों लोगों को मारें और लॉस एंजल्स पर परमाणु धूल उड़े। मैंने नई दिल्ली और इस्लामाबाद को आर्थिक नुकसान के बारे में चेतावनी दी थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे फोन करके कहा था कि हम युद्ध नहीं करेंगे। ट्रंप अब तक 60 से ज्यादा बार भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाने का दावा कर चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी ने इसके खिलाफ कोई सख्त रुख नहीं अपनाया। इस पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। पार्टी सांसद जयराम रमेश ने कहा है, 3 चीजें उन्होंने कही है कि मैंने उनको कहा कि पहली तो बात तो प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया, ठीक है। दूसरा कि मैंने उन पर दबाव डाला, मैंने उनको कहा। और तीसरी बार क्या कहा, तीसरी बार वो क्या कहते हैं, तीसरी बात ये कह रहे हैं कि मैंने उनको कहा अगर आप युद्ध नहीं रोकोगे, ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रोकोगे, आपके ऊपर 350% टैरिफ लग सकता है। तो ये धमकी, और हमारे प्रधानमंत्री चुप है, सिर्फ कांग्रेस का बदनाम करते हैं, कांग्रेस नेताओं को बदनाम करते हैं। ऐसे में ट्रंप के बार बार आते ये बयान और उस पर पीएम मोदी की ये चुप्पी अब उन पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। खड़ामा करते हुए नीतीश कुमार जी आज गांधी मैदान में आखिर पहुंच ही गए। आने वाले दिनों में लेकिन उनके लिए जो रातें हैं वो कुछ ऐसी होंगी कि जिनमें उनको शायद नींद भी ना आए, क्योंकि उनका चौकीदार भरोसेमंद नहीं है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड पहले से ही खराब है। इसलिए नीतीश बाबू को जागते रहो वाली नीति पर ही अमल करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।